हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रांजिशन प्रोविज़न इन जीएसटी एक्ट कि क्या है ट्रांजिशनल प्रोविजंस आईटीसी के रिगार्डिंग। तो इसके लिए हमारा जो सेक्शन 140 है बेसिकली वो बात करता है कि ट्रांजिशन प्रोविजंस हैं क्या और कुछ रूल्स हैं। तो हम दोनों को साथ में देखेंगे और इसका मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन प्रोविज़न बेसिकली अगर आप देखो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले किसी और स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, मतलब आप पहले कुछ और बिजनेस किसी और लॉ के हिसाब से, जैसे वैट के हिसाब से या सर्विस टैक्स के हिसाब से, एक्साइज के हिसाब से, किसी के हिसाब से आपका काम चल रहा था और अब आपको सबस्यूम्ड किया जा रहा है किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। इन सबको मिला के हमने क्या किया था, जीएसटी ले आए थे। तो अब आपको सबस्यूम्ड किया जा रहा है पुराने से हटा के नए के अंदर। तो इसके अंदर अब आपको जो पुराना जो आप काम कर रहे थे उसके अंदर जो आपको क्रेडिट मिला हुआ था, तो अब जब जीएसटी का काम आप स्टार्ट करोगे, जीएसटी के थ्रू आप टैक्स को पे करोगे, तो आपको वो जो पुराना क्रेडिट था जो पुराने टैक्स के अंदर मिल रहा था, कितना वो अब मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, वो हमें सेक्शन 140 के अंदर बता रखा है। उसके साथ में हम रूल भी पढ़ेंगे। तो ये क्यों हमने एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर डाला, टू एनेबल द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर टू माइग्रेट टू जीएसटी। की जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स है, यानी कि जो अभी एक्साइज के हिसाब से पे कर रहे हैं, वैट के हिसाब से पे कर रहे हैं, सर्विस टैक्स के हिसाब से पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाए, माइग्रेट हो जाए जीएसटी के अंदर इन अ ट्रांसपेरेंट एंड एग्जैक्ट मैनर। कि एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी चीज़ उनकी छूटे, और एग्जैक्ट मैनर में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो हो। तो इसके लिए हमने एलेबोरेट प्रोविज़न बनाया है कि कैसे वो अपना जो पुराना आईटीसी है वो जो उन्होंने प्री जीएसटी टैक्सेस के अंदर अर्न किया था वो अब नए जीएसटी के अंदर लेके आ सके। तो सबसे पहले सेक्शन 140 के सबसेक्शन 1 के अंदर देखते हैं। काफ़ी सारे सबसेक्शन है इसके अंदर, तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 के अंदर देखते हैं हमें क्या बताया गया। इसने बोला कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि नए इसके अंदर आ रहा है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो रहा है, जो कि सेक्शन 10 के अलावा किसी भी सेक्शन में रजिस्टर हुआ है, क्योंकि सेक्शन 10 में तो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, तो उसके लिए मना किया गया, वो वैसे भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते। तो इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसके लिए क्या बोला है कि वो एंटाइटल्ड है। क्या है, एंटाइटल्ड है, वो ले सकता है इन इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो हमें पता है कि जीएसटी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, इस तरीके से होता है, डेबिट लेजर। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो उसका सेनवेट था, जो पुराने वाला क्रेडिट था, क्रेडिट वैट था, वो ले सकता है ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज कैरीड फॉरवर्ड इन रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड एंडिंग विद द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे। यानी कि अपॉइंटेड डे यानी कि जिस दिन से वो नए जीएसटी के अंदर आया, नए प्रोविजंस के अंदर आया, उस दिन से पहले पहले उसने जितनी भी अगर अपनी रिटर्न्स फाइल कर रखी थी और उसके अंदर अगर कोई एलिजिबल ड्यूटीज थी, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, अपना सेनवेट ले सकता है, furnished by him under the existing law within such time and in such manner as may be prescribed। तो उसको अब अपने नए लॉज के हिसाब से अगर वो रिटर्न फाइल करता है, जो भी हम आगे देखेंगे, ट्रांस की रिटर्न होती है, ट्रांस 1 करके, तो वो अगर फाइल करता है तो वो अपना क्रेडिट ले सकता है, जो उसके पुराने सिस्टम के हिसाब से उसको क्रेडिट मिला हुआ था एलिजिबल ड्यूटीज़ का। लेकिन यहाँ पे अगर उसको ये क्रेडिट लेना है तो उसको 3 जो प्रोविजन है इसकी, ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, तभी उसको ये क्रेडिट मिलेगा। तो पहली बात कि where the said amount of credit is not admissible as input tax credit under the act। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो उसको नहीं मिलेगा। यानी कि ये एक तरीके से रिवर्स में दे रखा है, उल्टी बात बता रखी है इसने, कि अगर वो जो सेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट है जो पिछले टैक्स के अंदर था, जैसे वैट के अंदर या सर्विस टैक्स के अंदर, अगर वो इनएडमिसिबल है, वो एडमिसिबल नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर, किसके अंदर, दिस एक्ट यानी कि जीएसटी के अंदर, तो फिर आप उसके ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन हमें बता रखा है कि इनके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो अगर वो इस तरीके के आइटम्स हैं जिनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो उनके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनका जो एलिजिबल ड्यूटीज़ का सेनवेट था वो आप नहीं ले सकते। दूसरा कि अगर आपने कोई भी रिटर्न फर्निश नहीं करी, all the returns required under the existing law for the period of 6 months immediately preceding the appointed date। तो अगर आपने 6 महीने तक अगर कोई भी रिटर्न्स फाइल नहीं करी थी तो भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज आ जाती है, वेयर द सेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिलेट टू गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लियर्ड अंडर सच एग्जम्पशंस नोटिफिकेशंस एज आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो अगर आपने कोई ऐसे चीज़ों को सप्लाई किया था, ऐसे गुड्स को सप्लाई किया था जो कि मैन्युफैक्चर्ड थी, या फिर एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस के अंदर आ रही थी, जो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस निकाली थी, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जम्पशंस होंगे जो आपने पहले टैक्स नहीं पीछे पे किया होगा, तो आगे भी आपको उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही कुछ भी आपने टैक्स पे नहीं किया था। तो इन 3 सिचुएशंस के अंदर आपको पुराने सेनवेट की जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा जीएसटी के अंदर। बाकी आपको, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो, जो आपको ट्रांजिशन की फाइल करनी है, तो उसके अंदर आप एलिजिबल ड्यूटीज़ को जो पुरानी सेनवेट की थी उसको आप क्लेम कर सकते हो। सबसेक्शन 2 बोलता है
कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है सेक्शन 10 वाले को छोड़ के, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आता है, वो एंटाइटल रहेगा लेने के लिए इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लेजिस्लेचर क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड सैनवेट ऑफ क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो सबसेक्शन 2 पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहा है कि आप कैपिटल गुड्स का भी सैनवेट ले सकते हैं। तो नॉट कैरी फॉरवर्डेड in a return furnished under the existing law by him for a period ending with the day immediately preceding the appointed day within such time and such manner as may be prescribed। तो उसको ये अलाउड है। इसके प्रोविजो के अंदर बोलता है that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as sandwich credit under the existing law and also admissible as input tax under this act। तो यानी कि जो existing law है हमारा और ये जो act है, इसके हिसाब से वो आपको, अगर एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अगर आप काम कर रहे होते तो अगर आपको उस कैपिटल गुड पे इनपुट मिलता है, तभी आपको उस कैपिटल गुड पे इनपुट मिलेगा जो कि आप पुराने सिस्टम से लेके आए हो। तो यानी कि आपको कैपिटल गुड्स के ऊपर सैनवेट मिलेगा। नॉर्मल अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपके पास एलिजिबल ड्यूटीज हैं सैनवेट की, तो आपको मिलेगा। अगर आप इन 3 में नहीं आ रहे तो आपको मिलेगा। अगर इन 3 में आ जाओगे तो फिर आपको नहीं मिलता। तीसरी चीज आती है, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है ना, यानी कि नए जीएसटी के अंदर आप रजिस्टर होते हो और आप who was not liable to be registered under the existing law। existing मतलब जो पुराना हमारा लॉ है, जो भी जीएसटी, वो ये क्या कहते हैं, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, इन सब के अंदर आप लाइबल नहीं थे रजिस्टर्ड होने के लिए। यानी कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो कौन से जीएसटी के अंदर, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ था, एग्जिस्टिंग लॉ क्योंकि 2017 की बात है, तभी के लिए बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी ट्रांजिशन होता है कि उसके हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब वो इसके हिसाब से आएंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी भी उसके अंदर रखी हुई थी पुराने सिस्टम के हिसाब से। तो अगर वो ट्रांजिशन के अंदर आता है तो हु वाज नॉट लाइव, तो पुराने सिस्टम के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता है और हु वाज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, या फिर वो एग्जम्प्टेड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था और प्रोविजंस ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज, या फिर एग्जम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, और हु वाज प्रोवाइडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एंड वाज अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 26/2012 सर्विस टैक्स डेटेड 20 जून। तो यानी कि ऐसी चीज़ें कर रहा था जिसके अंदर उसको टैक्स नहीं देना था या उसको रजिस्टर्ड नहीं होना था, या फर्स्ट स्टेट डीलर, सेकंड स्टेट डीलर, इस तरीके का कोई वो व्यक्ति था। शेल बी इंटाइटल टू टेक इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो उस व्यक्ति को भी हम यहाँ पे जीएसटी के अंदर क्रेडिट देंगे अगर credit of eligible duty in respect of input held in stock and input contained in semi furnished or finished goods held in stock on the appointed day within such time and such manner as may be prescribed subject to the following conditions। अगर वो ये वाली conditions फुलफिल कर देता है तो जो भी उसके स्टॉक के अंदर या इस तरीके की जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। पहली कंडीशन क्या बताता है, सच इनपुट्स और गुड्स आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज अंडर दिस एक्ट। यानी कि आप जीएसटी के अंदर आप क्या करोगे, टैक्सेबल सप्लाईज करोगे। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, अब क्या करोगे, आप टैक्सेबल सप्लाईज करोगे। दूसरी बात, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनपुट्स अंडर दिस एक्ट, और वो व्यक्ति क्या है, एलिजिबल भी होना चाहिए इस नए एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर, की वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो पहली बात कि अब आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, आप एलिजिबल हो। दूसरी बात, आप एलिजिबल होने चाहिए अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो उस इनपुट्स के ऊपर। तीसरा, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ इनवॉइसेस और अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पेमेंट और ड्यूटी अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनपुट्स। यानी कि आपके पास इनवॉइस होने चाहिए या कोई और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि ये शो हो रहा हो कि आपने उसके रिगार्डिंग पेमेंट की है, जैसे सर्विस टैक्स के अंदर या एक्साइज के अंदर, वैट के अंदर, तो आपके पास उसके इनवॉइसेस होने चाहिए। तीसरी बात ये हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या थी कि आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, दूसरी बात आप एलिजिबल हो, तीसरी बात आपके पास इनवॉइसेस हो, चौथी बात, सच इनवॉइस और अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट वर इशूड नॉट अर्लियर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे। और वो जो इनवॉइसेस ये आपके हैं ये 12 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए जिस भी दिन आप नए लॉ के अंदर आए हो, जीएसटी के अंदर आए हो, तो 12 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए ये। और पांचवी बात, द सप्लायर ऑफ सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अबेटमेंट अंडर दिस एक्ट, कि जो सप्लायर है सर्विस का उसको किसी भी तरीके की अबेटमेंट ना मिल सकती हो इस एक्ट के अंदर। अगर ये 5 बातें पूरी हो जाती हैं तो ही आप, अगर आप पिछले एक्ट के अंदर लाइबल नहीं थे रजिस्टर होने के लिए, तो आप नए एक्ट के अंदर यानी जीएसटी के अंदर तब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। लेकिन इसका प्रोविजन बोलता है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो है अदर देन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ सर्विस इज नॉट इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस, कि उसके पास इनवॉइस नहीं है, इन दोनों में से छोड़ के, इन दोनों के पास तो होना जरूरी है कि अगर वो सर्विस सप्लाई कर रहा है या मैन्युफैक्चर है। अगर इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इनवॉइस भी नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो रहा हो कि उसको पेमेंट मिली है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, लिमिटेशंस एंड सेफगार्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब, इंक्लूडिंग दैट द सेट टैक्सेबल पर्सन शेल
pass on the benefit of such credit by way of reduced prices to the recipient by allowed to take credit at such rate in such manner as may be prescribed। तो अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पुराने उसके, तो वो क्या कर सकता है कि वो जो प्राइसेस हैं गुड्स के उनको रिड्यूस कर सकता है और उसके बाद वो क्रेडिट को बेनिफिट उठा सकता है। वो कंडीशंस, लिमिटेशन, सेफगार्ड उसके ऊपर लगेंगे तो उसके बाद वो इस बेनिफिट को ले सकता है। यानी कि रिसिपिएंट के लिए भी प्राइस को घटा देना वो आगे, तो उसको मिल जाएगा। तो ये होगी तीसरी कंडीशन। तो पहला क्या था कि आपको नॉर्मली कब मिलेगा, दूसरा हो गया कैपिटल गुड्स के ऊपर, तीसरा होगा कि अगर आप पुराने एक्ट के अंदर लाइबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए और नए एक्ट के अंदर आप रजिस्टर होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। चौथी चीज़ आती है कि अगर आप मिक्स चीज़ कर रहे हैं, यानी कि आप एग्जाम्ड गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, टैक्सेबल और एग्जाम्ड गुड्स दोनों चीज़ें आप कर रहे हैं। तो टैक्सेबल गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो आपका सबसेक्शन 1 है उसके हिसाब से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर आप एग्जाम्ड गुड्स कर रहे हैं तो फिर जो सबसेक्शन 3 अभी हमने पढ़ा था उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो इन दोनों के अंदर आपको इन दोनों के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट उतने उतने अमाउंट का बाइफिक्रेट होके मिल जाएगा। देन सबसेक्शन 5 आता है, ये क्या बोलता है कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एंटाइटल्ड है इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर credit of eligible duties and taxes in respect of inputs और input services received on or after the appointed day, कि अगर उसने कोई भी इस तरीके की चीज़ यानी कि कोई भी इनपुट सर्विसेज जो उसको मिले हैं कब, अपॉइंटेड डे के बाद। अपॉइंटेड डे यानी कि जिस दिन उसकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुई है उसके बाद, बट द ड्यूटी और टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज़ बीन पेड बाय द सप्लायर अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, लेकिन उसके ऊपर वो अमाउंट जो था ना, जो भी टैक्स का अमाउंट पे होना था या जो उसकी पेमेंट होनी थी वो पहले ही कर चुका था अपॉइंटेड डे से पहले, यानी कि एक्साइज एक्ट के हिसाब से या वैट के हिसाब से या सेल्स टैक्स के हिसाब से, within such time and such manner as may be prescribed, subject to the conditions that invoice or any other duty or tax paying document of the same was recorded in his books of account of such person within a period of 30 days from the appointed day। और अगर उसने जो भी इसका जो रिकॉर्डिंग थी ना वो 30 दिन के अंदर अपने बुक्स के अंदर कर ली थी और उसका इनवॉइस वगैरह उसके पास था, तो इसके अंदर भी वो क्या कर सकता है, उस पेमेंट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। और सबसेक्शन 6 क्या बोलते हैं, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु वाज ईदर पेइंग टैक्स एट फिक्स्ड रेट और पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट इन लिeu ऑफ टैक्स पेबल अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि वो एक या तो फिक्स रेट पे अमाउंट कर रहा था कि भाई 2% पे करना जैसे पहले होता था सर्विस टैक्स के अंदर, या फिर एक फिक्स अमाउंट कर रहा था जैसे अभी आपने कॉम्पोजिशन में देखा होगा कि हमें फिक्स अमाउंट 2% जो है टर्नओवर का आप पे कर दो तो आपको कुछ नहीं करना होता। तो इन दोनों में से किसी सिस्टम को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने वो भी एलिजिबल रहेगा, एंटाइटल रहेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। तो जो उसकी स्टॉक्स के अंदर इनपुट्स पड़े हैं उसके ऊपर भी वो क्या कर सकता है, इनपुट ले सकता है, यानी कि आईटीसी ले सकता है। एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन अपॉइंटेड डे विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, लेकिन उसको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, सच इनपुट्स और गुड्स आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, की अब आगे भी आप उन गुड्स को या उन इनपुट्स को क्या करोगे, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करोगे। द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, आपने जो है नई जीएसटी के अंदर सेक्शन 10 की स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है। तीसरी बात, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनपुट्स अंडर दिस एक्ट, तो यानी कि जो नया एक्ट है उसके अंदर भी उसको उस गुड्स के ऊपर क्या मिल रहा हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा हो, उसके लिए वो एलिजिबल हो। चौथी बात, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ इनवॉइसेस और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, यानी कि उसके पास क्या होने चाहिए, इनवॉइसेस होने चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग। और पांचवी चीज, सच इनवॉइस और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट वर इशूड नॉट अर्लियर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, और वो जो इनवॉइसेस है वो 12 महीने से पहले इशू ना हुए हों। तो इन सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि आपको उस कैपिटल जो स्टॉक है या जो भी आपके इनपुट्स पड़े हुए हैं या सेमी फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एनी सर्विसेज रिसीव प्रायर टू द अपॉइंटेड डे, यानी कि अगर आपने कोई सर्विसेज रिसीव की थी कब, अपॉइंटेड डे से पहले, यानी कि जिस दिन आपका कन्वर्जन हुआ था न्यू जीएसटी के अंदर, तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। और वो आपको कैसे मिला था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से मिला था। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि एक बंदे ने सारा आईटीसी लिया और फिर वो अपने अलग अलग लोगों के बीच में बांट देता है कि तुम्हारा प्रपोर्शन इतना बनेगा इतना बनेगा इतना बनेगा। तो आपको इस तरीके से आपको क्या हुआ था कि आपको इनपुट टैक्स रेट मिला था किसी भी सर्विसेज के रिगार्डिंग जो कि आपने अपॉइंटेड डे से पहले दी थी, तो वो भी क्या होंगी आपके लिए एलिजिबल होंगे कि आप उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ले सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो।
सबसेक्शन 8 बोलता है वी रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, कि भाई एक रजिस्टर्ड पर्सन कैसा है, उसकी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, उसने एक जगह पे रजिस्ट्रेशन कर रखी है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि सेंट्रल वो जो वैट हो गया, एक्साइज हो गया, ये इन सब के अंदर हैज ऑब्टेन रजिस्टर अंडर दिस सेक्टर, उसने आप क्या किया है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है। सच पर्सन शैल बी अलाउड टू टेक, तो अब उस व्यक्ति को अलाउड है कि वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट ले सकता है अमाउंट ऑफ सेनवेट क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड इन अ रिटर्न फर्निश अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। तो जो भी उसने अपनी रिटर्न्स के अंदर सेनवेट क्रेडिट लिया था वो नए एक्ट के अंदर भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर उसने सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करा रखी है। और सबसेक्शन 9 बोलता है वेयर एनी सेनवेट क्रेडिट अवेल्ड फॉर द इनपुट सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ हैज बीन रिवर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट, कि भाई आपने इनपुट सर्विसेज के ऊपर सेनवेट लिया था और आपको सेनवेट क्रेडिट मिल रहा था, तो यानी कि आप नए लॉ में भी ले सकते हो, जीएसटी में भी ले सकते हो, लेकिन वो रिवर्स हो गया, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर पेमेंट ही नहीं करी विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो वो जो क्रेडिट आपको मिला था वो रिक्लेम किया जा सकता है जो भी तरीका बताया जाएगा उसके तरीके से। और सबसेक्शन 10 बोलता है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 3, 4 एंड 6 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उसका तरीका बता सकते हैं, उस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये दोबारा से एक इसका मेन यूज तब आएगा जब जो गुड्स ऐसे होते हैं जिनको जो अभी जीएसटी के पर्सपेक्टिव में नहीं आ रहे हैं, जो कि पुराने ही लॉज जिनके ऊपर लग रहे हैं, जब उनके ऊपर से हटेगा जीएसटी तो फिर ट्रांजिशन प्रोविजन दोबारा से उनके ऊपर मेनली लगेंगे, क्योंकि अभी मेजरली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एट प्रेजेंट पॉइंट ट्रांजिशन प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब कन्वर्ट हो चुके हैं, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगना है तो वो तो अब उस लॉ से इस लॉ के अंदर आ चुके हैं। तो इसके रूल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले रूल 117 इसने क्या बोला कि हर एक व्यक्ति जो भी रजिस्टर्ड है और जो क्रेडिट लेगा मतलब कि इनपुट टैक्स लेगा सेक्शन 140 के अंदर जो हम सारा पढ़ के आए हैं, तो उसको क्या करना है 90 दिन के अंदर ये इसको एक रिटर्न फाइल करनी है विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटेड डे, यानी कि जिस भी दिन वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर हुआ है उसके 90 डेज के अंदर उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी है फॉर्म जीएसटी ट्रांजिशन 1 के अंदर, तो इसके अंदर उसकी रिटर्न जाएगी जो ड्यूली साइंड होगी और कॉमन पोर्टल के ऊपर आएगी जो कि जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, और उसके ऊपर उसको सब कुछ मेंशन करना होगा सेपरेटली कि कितना इनपुट टैक्स रेट लिया, कितनी एलिजिबल ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ें उसको देनी होंगी। फिर इसने बोला कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1 द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक्सटेंड द डेट ऑफ सबमिटिंग द डिक्लेरेशन, तो जो कमिश्नर है वो क्या कर सकता है इस 90 डेज को और भी एक्सटेंड कर सकता है, अपॉइंटेड डे से जो 90 डेज कैलकुलेट होने हैं उसको और भी एक्सटेंड कर सकता है अगर कमिश्नर को ठीक लगता है, लेकिन वो 31 मार्च 2020 से आगे का नहीं होगा। Every declaration under sub rule 1 shall in case of claim under sub rule subsection 2 of section 140 यानी कि कैपिटल गुड्स वाले के लिए बात कर रहा है, specify separately the following particular in respect of every item of capital on the appointed day, तो उसको कैपिटल गुड्स की सारी डिटेल देनी है अगर वो कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें उसको मेंशन करनी है, अमाउंट ऑफ टैक्स और ड्यूटी अवेल्ड और यूटिलाइज बाय ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर ईच ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज टिल द अपॉइंटेड डे, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अगर सबसेक्शन 3 के अंदर ले रहा है जहाँ पे वो पहले रजिस्टर होने के लिए लाइबल नहीं था लेकिन अब वो रजिस्टर होना चाहता है या दोनों चीज़ें कर रहा है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल चीज़ें सप्लाई कर रहा है, स्पेसिफाई सेपरेटली द डिटेल्स ऑफ स्टॉक हेल्ड इन द अपॉइंटेड डे, तो उसको अपने सारे स्टॉक्स की डिटेल अलग से देनी होगी कि क्या क्या स्टॉक्स उसके पास होल्ड हो रहे हैं। और अगर सबसेक्शन 5 के अंदर कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें और डिटेल में देनी है। तो जो भी वो अमाउंट मेंशन करेगा क्रेडिट के लिए इसके अंदर फॉर्म जो ट्रांजिशन 1 है वो क्रेडिट हो जाएगा उसे एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ऑफ द एप्लीकेंट मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी PMT2 ऑन द कॉमन पोर्टल। तो ये हमारी मेन चीज़ है जो हमें जाननी थी, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मेनली ट्रांजिशन का यही प्रोविज़न था। तो आई होप आपको ट्रांजिशन का प्रोविज़न क्लियर हो गया होगा कि क्या हमें ट्रांजिशन के रिगार्डिंग बोल रखा है। इसके बाद हम इन एलिजिबल क्रेडिट्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्रेडिट हैं जो कि इन एलिजिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।